100 करोड़ का वीआईपी प्लेन और इस प्लेन में मौजूद एक से एक वीआईपी और खास तौर पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, उनके साथ कुछ और लोग और मौजूद थे इसके अंदर। ये जो फ्लाइट है मुंबई से टेक ऑफ करती है, लगभग इसको जो सफर तय करना था 250 से 280 किलोमीटर का सफर था, 35 से 40 मिनट लगने वाले थे, लेकिन ठीक लैंडिंग से ठीक पहले इसका अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि एक पॉलिटिकल मर्डर है, अपने फायदे के लिए अजीत पवार को रास्ते से हटाया गया। लेकिन आज इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए हम आपको आसान शब्दों में समझाएंगे कि जो टेक्निकल जो टर्म्स है कि क्यों इस जो क्रैश हुआ उसके पीछे की जो असली वजह क्या है, क्या वो वजह थी जिसके बाद जो पायलट अंदर से बार बार ओ शिट ये जो शब्द थे वो अंदर ही अंदर बोले जा रही थी। क्या उसने देखा सामने, क्या उसे नजर आ रहा था, हर एक चीज को डिकोड कर कर बताएंगे। और बताएंगे साथ में ही भी कि जो प्लेन जो इतना महंगा और कहा जाता है कि इस प्लेन का एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं हो सकता, वीआईपीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका महज 2 घंटे का सफर का जो किराया है वो है 10 लाख रुपए। इतने रुपए देने के बाद भी अगर सुरक्षा की गारंटी ना मिले तो सवाल उठाना तो बनता है उस कंपनी पर जिस कंपनी ने इसे बनाया, क्योंकि हमें पता ये लगा कि जो प्लेन है 16 साल पुराना प्लेन है। इस 16 साल पुराने प्लेन को अभी भी उड़ाया जा रहा है। कहां तो दिल्ली और जैसे इलाकों में कहा जाता है कि 10 साल पुरानी गाड़ी आप नहीं चला सकते, और इतने बड़े प्लेन को इतने बड़े आराम से चलाया जा रहा है, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? क्या इसकी अच्छी तरीके से मेंटेनेंस नहीं हुई थी? क्या क्या वो खामियां हैं? बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए, और अच्छे से हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारी आज हम आपके साथ साझा करेंगे जो आज शायद आपसे इससे पहले किसी भी चैनल ने आपको नहीं बताई होगी। तो लियरजेट 45, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही प्लेन है जो 5 लोगों को मौत के दरवाजे तक लेकर चला गया। इसी में बैठे 5 लोग जो हैं वो धूं कर कर जल गए। अब आखिरकार ये जो प्लेन है ये क्रैश किस तरीके से हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है और टाइम दर टाइम क्या क्या चीज़ें हुई थी, हम आपको फ्लाइट रडार के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये जो आप प्लेन देख रहे हैं ये छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 8:10 पर निकलता है और इसकी जो डेस्टिनेशन थी बारामती, वहाँ की जो दूरी है 250 किलोमीटर के आसपास है। और अक्सर माना जाता है कि जो सफ़र तय करने का समय है वो 1 घंटा है, लेकिन इस सफ़र में महज 35 मिनट के अंदर ये जो प्लेन है ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। 8:10 पर समय का आप ध्यान रखिएगा और इस तस्वीर को देखते जाइएगा। 8:10 पर ये जो प्लेन है ये छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल, जहां पर आप देख रहे हैं, मैं अपने एडिटर से कहूँगी इस एरिया को हाईलाइट करे, यहाँ से वो सीधे तौर पर उड़ता है और ये रूट जो आप देख रहे हैं इसी रूट के ज़रिए वो अपनी डेस्टिनेशन के आसपास 8:45 पर पहुँच जाता है। अब रनवे से करीब 6 किलोमीटर दूर ही जो एटीसी है, यानी कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, वो उन लोग अंदर बैठे पायलट से बात करने की कोशिश करती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको रनवे दिखाई दे रहा है, क्या चीज़ें आपको ठीक लग रही हैं। इसके बाद जो कैप्टन्स हैं, जो पायलट्स हैं, उनकी तरफ से इशारा किया जाता है कि सब कुछ ठीक है, और तब जाकर एटीसी के द्वारा उन्हें रनवे नंबर 29 पर उतरने के लिए कहा जाता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो आप रनवे नंबर 29 की तरफ घूम जाइए और वहाँ पर अपना प्लेन जो है वो लैंड करिए। होता भी कुछ ऐसा ही है। अब जो पायलट अंदर बैठे थे वो रनवे 29 की तरफ मुड़ते हैं और वहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कर्व जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि वो रनवे 29 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तभी जो पायलट अंदर मौजूद है वो इस प्लेन को मोड़ लेते हैं, क्योंकि जो अभी तक जांच हुई या जो पहली नज़र में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अनुमान लगाया कि उस वक्त वहाँ पर उनकी विजिबिलिटी थी 0 हो गई थी। पहले शुरुआत में 6 किलोमीटर के दूर के दायरे पे ये तो दिख गया कि हाँ उन्हें सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं, लेकिन जैसे ही वो रनवे के और करीब पहुँचे बिल्कुल ही सब कुछ धुंधला हो गया था, कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि रडार से जो कनेक्शन था जो प्लेन का वो भी नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से प्लेन जो है वो लैंड कर पाता। और इसीलिए पायलट जो अंदर बैठे थे वो सूझबूझ दिखाते हैं और वो फिर से जो प्लेन है उसे मोड़ लेते हैं और फिर से उड़ाना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ी देर तक फिर से चक्कर लगाने के बाद जो पायलट हैं अंदर, जो 2 पायलट मौजूद थे, बताऊंगी क्या क्या होता है अंदर और कौन 2 पायलट थे। अब
वो फिर से एक और रनवे की तरफ कोशिश करते हैं कि कोई और रनवे उन्हें मिल जाए, कहीं पर उन्हें साफ दिखाई दे जाए तो वहाँ पर अपना रडार जो प्लेन है वो उतार दें। और इसी सिलसिले में फिर से जो एटीसी है फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है। काफ़ी देर बाद जब सिग्नल मिलता है तो उनसे कहा जाता है, पूछा जाता है, तो अंदर से फिर से बताया जाता है कि आप कोशिश करिए रनवे नंबर 11 की तरफ जाने की कोशिश करिए। और 29 के बाद जब वापस प्लेन मुड़ता है और 11 की तरफ जाने की कोशिश करता है और अंदर से पायलट जो चला रहे थे प्लेन, उनकी तरफ से कहा जाता है कि अब सब कुछ ओके है। और जैसे ही उनको कुछ आगे बताया जाता, समझाया जाता, उससे पहले ही जो नोज़ है वो ज़मीन पर इस कदर टकराती है, इस तरह से एक धमाका होता है और जैसे ही प्लेन जो है वो लैंड करता है वो सीधे जाकर टकराता है। और फिर जाकर आप देखेंगे, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, खेत में जाकर जिस तरह से वो गिरता है। और जो चश्मदीद वहाँ पर मौजूद थे, जो दुकान के लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो बताते हैं कि 5 बार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। मतलब एक प्लेन जब हिट करता है तो सीधे वो आग का गोला बनता है और 5 बार धमाके भी होते हैं। और उस वक्त उस प्लेन में मौजूद सभी जो शख्स थे 5 के 5 वो मर जाते हैं, जल जाते हैं। अब ये जो आपने देखा, ये जो मैंने मैप के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की, जो फ़्लाइट है उसको मोड़ा जाता है, दोबारा से उड़ाने की कोशिश की जाती है। तो दरअसल ये जो पुणे का पूरा इलाका होता है ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, यहाँ पर फॉरेस्ट है, पेड़ पौधे बहुत हैं, काफ़ी डेंस इलाका है। और इसी वजह से सुबह के वक्त यहाँ पर फॉग भी था, सही से कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी, सिग्नल भी नहीं मिल रहा था एटीसी को। और इसी वजह से जो प्लेन है उसे पहली नज़र में माना जा रहा है कि कम विजिबिलिटी के चलते, बहुत ज़्यादा फॉग होने के चलते जो प्लेन है वो टकरा गया और इस वजह से जो पूरा हादसा है वो हो गया। अब इस पूरे प्लेन के अंदर अगर आपने नाम सुना ही है, अजीत पवार का सुबह से चल रहा है कि अजीत पवार अब नहीं रहे, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, लेकिन उनके साथ उनका एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था, साथ ही साथ एक अटेंडेंट जिनका नाम पिंकी बताया जा रहा है वो मौजूद थी। इसके अलावा 2 पायलट, सुमित कपूर जिनके पास एक्सपीरियंस था 16,000 घंटे की फ्लाइट उड़ाने का, वो मौजूद थे। और साथ ही साथ उनकी जो को पायलट थी शांभवी पाठक, वो भी मौजूद थी और दोनों की ही मौत हो जाती। तो सोचिए इस हादसे में जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के अजीत पवार, उनकी मौत हो गई, जो पायलट हैं 2 उनकी भी मौत हुई, एक अटेंडेंट की मौत हुई और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी गार्ड था उसकी भी मौत हो गई। अब ये जो पूरा हादसा निकल कर आया, पूरी कहानी जब सामने आई तो इसमें कई सारे रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि जो मे डे कॉल होता है वो पायलट के द्वारा नहीं लिया गया था। उस वक्त जब इतनी ज़्यादा इमरजेंसी हो गई और पायलट जो मौजूद थे, बताया जा रहा है कि सुमित कपूर उस वक्त जो है वो फ्लाइट को उड़ा रहे थे और जब वो लैंड कर रहे थे तो पहली बार भी उन्हें ठीक लग रहा था कि वो रनवे उन्हें दिख रहा था और दूसरी बार जब वो 11 नंबर पर जा रहे थे तब भी वो यही कोशिश कर रहे थे कि वो आराम से लैंड करा लेंगे और सारी चीज़ें ठीक थी। एटीसी के द्वारा भी जब उन्हें कॉल किया जा रहा था, लगातार रडार से उनसे कनेक्ट किया जा रहा था, तब भी उन्होंने इशारा किया था कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि मे डे की ज़रूरत आ सकती है। और ऐसे में अचानक से एक वॉइस रिकॉर्ड होती है, एक वॉइस सुनाई देती है, वो थी उनके बगल में बैठी जो को पायलट हैं शांभवी पाठक की, जो बार बार ओ शिट कह रही थी। यानी कि उन्हें कहीं अंदाज़ा लग गया था कि कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा हादसा हो सकता है। और ठीक इसी के बाद जो रनवे नंबर 11 है जहाँ पर लैंड करना था, वहाँ पर जाते ही जो प्लेन है वो क्रैश होता है, सीधे तौर पर खेत में गिरता है, ठीक से लैंडिंग नहीं होती और धमाका होने के बाद जो ये मौत है इन लोगों की वो हो जाती है। अब ज़रा इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है अजीत पवार और ये उनके सिक्योरिटी गार्ड। ये वही तस्वीर है, ये उसी प्लेन की तस्वीर है जिसमें बैठकर अजीत पवार एक तरीके से सफ़र कर रहे थे। आप ये समझिए ये उनकी आखिरी तस्वीर है, मौत से पहले की उनकी आखिरी तस्वीर। इस प्लेन के अंदर वो बैठे हुए हैं, बगल की सीट पर उनका सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद है और इस बड़े ही आराम से वो सफ़र कर रहे थे अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। लेकिन अचानक से जिस तरह से हादसा होता है उसके बाद ये तस्वीर उनकी आखिरी तस्वीर बन गई। ये जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें दावा ये किया गया कि पायलट के द्वारा मे डे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब मे डे शब्द से क्या मतलब है? दरअसल फ्रेंच में इस शब्द का मतलब होता है हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, या कहें मुझे बचाओ। इसे 3 बार लगातार दोहराया जाता है ताकि एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिस तरीके से आप रोड पे चलते हैं तो वहां पर लाल बत्ती, हरी बत्ती और पीली बत्ती दिखाई देती है, तो प्लेन हवा में एक दूसरे से ना टकराएं, इसलिए हर शहर में अक्सर एटीसी टावर लगाए जाते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब हवा में कौन सी प्लेन कितनी ऊंचाई पे उड़ेगी, कोई प्लेन नीचे उड़ सकती है, कोई प्लेन उसे 2000 फुट ऊपर उड़ सकती है, ये सारी जिम्मेदारी एटीसी के पास
होती है। अब मान लीजिए किसी पायलट को दिक्कत महसूस हो रही है या उससे हाईजैक कर लिया गया है या उसका इंजन फेल हो रहा है, तो मे डे मे डे मे डे 3 बार ये बोलना जरूरी है, जिसके बाद एटीसी को कंफर्म हो जाता है कि प्लेन में कुछ बड़ी दिक्कत होती है। और अक्सर जब भी कोई बड़े एक्सीडेंट होते हैं उससे पहले पायलट्स मे डे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एटीसी से लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं उन्हें साफ तौर पर पता लग जाता है कि प्लेन क्रैश हो चुका है। लेकिन इस वाले प्लेन में जो पायलट्स थे उन्होंने ये सारे शब्द बिल्कुल नहीं कहे और इसलिए अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि कहीं कुछ उस प्लेन के अंदर अनहोनी तो नहीं हुई है, क्योंकि दावा ये किया गया कि देखिए जब पहली बार ये जो प्लेन जिसे टेक ऑफ या लैंड करना था वो लैंड नहीं कर पाता क्योंकि धुंध थी। दूसरी बार जब वो लैंड करने की कोशिश करता है तो कहा गया कि 2000 से 3500 मीटर की विजिबिलिटी थी। अब अगर मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करूं ये कितना बड़ा होता है, तो दरअसल 2 किलोमीटर से लेकर 3.5 किलोमीटर तक दूर तक आप देख सकते हो। आप कहेंगे यार इतना तो काफी होना चाहिए, लेकिन याद रखिए ये लियरजेट 45 जो प्लेन है इसकी अधिकतम रफ्तार होती है 900 किलोमीटर प्रति घंटा और ये किसी भी वक्त में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है या उड़ता है। अब इतनी रफ्तार भरे प्लेन को सोचिए जो 250 किलोमीटर को से कवर करने में महज आधा घंटा लग रहा है, अब उसके लिए 2 से 3 किलोमीटर की विजिबिलिटी जाहिर सी बात है बहुत कम होती है, उससे और भी विजिबिलिटी चाहिए होती है। अब बताया ये गया कि जब वो दूसरा राउंड लेके उतरने की जब कोशिश कर रहा था तो प्लेन डगमगाने लगा, उसके जितने भी सेंसर्स थे एटीसी को समझ में नहीं आ रहा था, उससे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और अचानक से प्लेन जहां पर रनवे था उससे कुछ दूर पहले ही नीचे टकरा जाता है और घूम जाता है प्लेन, जिसके बाद धमाका हो जाता है और जिसकी तस्वीरें आपने हर जगह देखी हैं। अब मेडे का कॉल नहीं किया गया, ओ शिट करके कई सारी जो मीडिया एजेंसी है उन्होंने दावा किया कि ये बातें कही गई हैं पायलट के द्वारा। लेकिन जब हम इस प्लेन के बारे में जांच पड़ताल कर रहे थे तो हमें पता लगा कि ये जो प्लेन है अमेरिका और कनाडा की कंपनी है बॉम्बार्डियर एरोस्पेस वो बनाती है। इसके जो इंजन्स हैं और जो मानक हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो अंदर लगे होते हैं, वो जो बोइंग कंपनी है उसके मानक के आधार पर इसकी सिक्योरिटी तय की जाती है कि मतलब छोटी सी गलती भी इस प्लेन को ग्राउंड होने पर मजबूर कर देगी। छोटी सी भी गलती होगी ये प्लेन उड़ान नहीं भरेगा। 7 अक्टूबर 1995 में ये प्लेन पहली बार बना था। 2007 तक इसका प्रोडक्शन चलता रहता है, 2012 तक इसकी डिलीवरी होती है। मतलब 2007 के बाद डिसाइड हो गया था कि इस प्लेन को और आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद इस प्लेन की जो कीमत है, 16 साल पुराना प्लेन जरूर है लेकिन इसकी जो कीमत है वो है 80 से 100 करोड़ रुपए। 80 करोड़ में आपको बेस मॉडल मिलता है, जिस तरीके से जो गाड़ियां होती हैं उसकी बेस मॉडल की तरह इस प्लेन का भी बेस मॉडल मिलता है। मतलब आपको अंदर अच्छे इंटीरियर्स नहीं मिलेंगे, सोफे सीट उसका आपको बहुत बेसिक्स मिल जाएगा और अगर आपको इसमें काम करवाना है तो 20 से 40 करोड़ और ज्यादा खर्चा कीजिए और अंदर सोफे के साथ, बेड के साथ, बाथरूम के साथ हर एक चीज का फायदा उठा सकते हैं। अब 100 करोड़ का आपने प्लेन ले लिया, उसके बाद उसमें जो खर्चा है वो भी बहुत ज्यादा है। सोचिए अगर कोई प्लेन 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही होगी वो कितना ज्यादा तेल पीती होगी। और इसके बाद पायलट्स का खर्चा अलग, मेंटेनेंस का खर्चा अलग, और इसलिए इन सारे प्लेन को रखरखाव या उसको मेंटेन करना बहुत खर्चीला होता है। और हमारे देश में तो एक तरीके से VSR एविएशन जो कंपनी है जिसके पास 7 ऐसे प्लेन्स हैं और आज के क्रैश के बाद शायद 6 बज गए होंगे और ये इन्हीं की जिम्मेदारी होती है इस प्लेन के रखरखाव की। तो VSR कंपनी के एक इतिहास और भी है, 2026 है, लगभग ठीक 2 साल पहले मुंबई में भी इस प्लेन का इसी तरीके से क्रैश हो जाता है, उसमें भी कई लोगों की जान जाती है। लेकिन इस प्लेन के जो इतिहास है उसमें अब तक इसके इतिहास में ये 6 बार क्रैश हुआ है। 2 बार इंडिया में एक ही कंपनी के द्वारा, 2 बार मेक्सिको में, 1 बार ब्रिटेन में। ब्रिटेन में तो चिड़िया ने इंजन में हिट कर दिया था जिसकी वजह से क्रैश हो गया था, और एक बार जब ये बना था उसके महज 3 साल के अंदर टेस्ट फ्लाइट के दौरान
एक्सीडेंट हो गया था जिसमें किसी की जान नहीं गई थी। तो कहने का मतलब ये कि देखिए, ये जो सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये जाननी इसलिए जरूरी है कि आपको पता तो रहे कि जो प्लेन्स हवा में उड़ रहे हैं, आपको लग रहा होगा एक तो बिल्कुल चमचमाते प्लेन है, वीआईपी लोग बैठते होंगे, तो नहीं। 16 साल पुराना प्लेन है, 8 से 10 लाख रुपए किराया है 2 घंटे का, एक तरफ जाने का ही। मान लीजिए मुंबई से आप दिल्ली जाते हैं तो 2 घंटे के सफर में 10 लाख रुपए दीजिए और आप ट्रैवल कीजिए। महज कितने लोगों के साथ? 2 से 3 लोगों के साथ, क्योंकि अगले जो 4-5 लोग होंगे वो तो क्रू मेंबर्स ही होते हैं। तो ऐसे कुल मिला के 3 लोगों का 10 लाख रुपए का जो खर्च आता है। इसके बाद जब हमने पता करने की कोशिश की कि जो चार्टर्ड प्लेन उड़ाने वाले जो पायलट्स हैं, इनकी जो ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या ये जो कमर्शियल पायलट्स हैं इनसे अलग होते हैं, तो देखिए जो कमर्शियल पायलट्स होते हैं उनके पास ये बेनिफिट्स होता है कि मान लीजिए वो आज एक कंपनी के साथ जुड़े हैं, कल को चाहे तो किसी और कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। मान लीजिए मसलन के तौर पर एयर इंडिया का पायलट इंडिगो चला गया, इंडिगो का पायलट एयर इंडिया जा सकता है या फलाने फलाने तीसरी कंपनी में भी जा सकता है। लेकिन जो चार्टर्ड पायलट्स होते हैं, एक तरीके से इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि अगले 1 या 2 साल तक ये सिर्फ इसी कंपनी के लिए काम करेंगे या किसी इसी अमीर शख्स के लिए काम करेंगे। आपको पता होगा हमारे देश में अंबानीज के पास भी प्लेन है, अदानी के पास भी प्लेन है, वो नॉर्मल प्लेन्स में ट्रैवल नहीं करते हैं। तो जो उनके जो पायलट्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि अगले 2 साल के लिए, 5 साल के लिए आप हमारा ही प्लेन उड़ाओगे। प्लेन तो खरीद लिया, लेकिन जब आपको जरूरत पड़े पता लगा पायलट ही नहीं है। तो इसलिए जो चार्टर्ड पायलट्स होते हैं इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि यह छोड़ नहीं सकते हैं तुरंत के तुरंत, या नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर सकते हैं। 2 साल के बाद अगर उस अमीर शख्स को, उस नेताजी को अच्छा लगा तो उसे कंटिन्यू किया जाएगा। ऐसे में जो ये जो चार्टर्ड पायलट्स हैं इनकी ट्रेनिंग भी होती है और इसमें कहा जाता है कि बेसिक आपकी मैथ, साइंस, फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए, अच्छे नंबर से पास होनी चाहिए। उसके बाद आपको अलग अलग जगह ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। जो इसमें संबिबी पाठक है, उन्होंने न्यूजीलैंड में बतौर चार्टर्ड प्लेन की ट्रेनिंग ली, सीखा, समझा। उसके बाद वीएसआर कंपनी के साथ ये जुड़ी। 16 जो मेन पायलट थे उनकी 16,000 प्लस के घंटे की फ्लाइट आवर्स थी। सोचिए 16,000 घंटे आप हवा में मौजूद हैं। 24 घंटे का एक दिन होता है और 16,000 घंटे। तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद अगर उस पायलट से कहा जाए कि पायलट से गलती होगी, पायलट को दिखा नहीं, तो डाउट तो जाता है। लेकिन अभी जांच का विषय है कि क्या ये सिर्फ ह्यूमन एरर था। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड के दौरान ही उसमें जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जितने भी आपने हाल ही में देखा होगा, जब गुजरात के जो एक सीएम थे विजय रूपानी, जब उनका भी जो एक्सीडेंट हुआ था टेक ऑफ के दौरान हुआ था, लैंडिंग के दौरान ही ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। ऐसे मसलन के तौर पे ये भी कहा जाता है कि 90% जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो बीच हवा में नहीं होते हैं। जो टेक ऑफ और जो लैंडिंग का जो दौर होता है वो सबसे अहम होता है, और इसलिए क्योंकि उसमें सारा दामोदार पायलट्स के हाथ में ही होता है और पायलट की एक गलती कई लोगों की जान ले सकती है। लेकिन इतने एक्सपीरियंस पायलट्स के थ्रू अगर ऐसी गलती हो जाए और ऐसा माना जाए तो ये पछती नहीं है, और इसलिए इसमें जांच एजेंसियों को जांच कर कर पता लगाना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्स्पिरेसीज हैं वो तो खुलकर सामने आ रही हैं। खुद बंगाल के मिनिस्टर से लेकर बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि अगर इतने महंगे प्लेन में भी अगर जान सुरक्षित नहीं है तो फिर आप किसकी मानेंगे। और इससे अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया में सबसे सुरक्षित ट्रैवल प्लेन का ही माना जाता है, क्योंकि उसका जो एक्सीडेंट का जो दर है वो बहुत कम भी है। सबसे सुरक्षित, सबसे खर्चीला, सबसे महंगा। लेकिन अगर उसमें भी वीवीआईपी के प्लेन के साथ अगर ऐसे हादसे होने लगे तो डर तो लगता है, और डर होना भी चाहिए, क्योंकि जो मेंटेनेंस से लेकर पायलट की जो तमाम जो दावे किए जा रहे हैं उसमें सिर्फ जांच एजेंसियां आने वाले वक्त में जो भी नए बातें निकलकर सामने आएंगी, ब्लैक बॉक्स के जरिए जो जानकारी निकलकर सामने आएंगे उससे जिससे पता लगेगा कि असल में उसके अंदर हुआ क्या था। लेकिन इसके लिए भी 3 से 6 महीने का वक्त लगता है, क्योंकि जब प्लेन जब क्रैश होता है उसके एक एक नट बोल्ट को ढूंढा जाता है, ढूंढकर उसे बिछाया जाता है कमरे के अंदर, एक तरीके से उसे फिर से जोड़ा जाता है। चाहे जले हुए पार्ट हों, एक एक वायरिंग को उठाकर रखा जाता है, समझा जाता है कि ये पार्ट्स किस तरीके से उस वक्त बिहेव कर रहे होंगे। अब सोचिए आपके घर में एक नट गुम हो जाता है, कितनी मेहनत लगती है। तो यहां पर जितने पार्ट्स गुम हुए उन सारे पार्ट्स को ढूंढना ही पड़ेगा। जब तक ढूंढेंगे नहीं उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाता है, समझा जाता है, एक एक वायर को निकालकर जोड़ने की कोशिश होती है, फिर उसके बाद जांच प्रक्रिया शुरू होती है। तो इन सब पूरी प्रोसीजर में लगभग 3 से 6 महीने लग जाते हैं।
लेकिन बड़े भारी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कहा जाता है कि किसानों के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया और हमेशा किसानों के लिए हक में आवाज़ भी उठाई। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। पुणे और जितने भी उस इलाके में लोग मौजूद हैं, सबने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। किसानों में दुख का माहौल बहुत ज़्यादा घर कर चुका है। लेकिन जांच एजेंसियों को इस सब से परे हटकर जांच कर कर लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करने की जरूरत है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन।